हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल हमने मंथली करंट अफेयर्स की क्लास को डाला था और मैं ऐसा होप करती हूँ कि सबको पसंद आई होगी वो क्लास। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, उसमें बहुत टाइम लगा था पीपीटी वगैरह रेडी करने में। तो आप लोगों से ये उम्मीद रहेगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सो दैट जो भी मैंने मेहनत की है वो मेरा एक तरीके से उसका रिवॉर्ड मिल जाए, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले। फिलहाल आज जो 7 जून है और आज के द हिंदू के एडिटोरियल के डिस्कशन के लिए साथ के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है उसको हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले तो अलग अलग सेक्टर से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है आज, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी को, उसके बाद हम इकोनॉमी और जो साइंस है उसके टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। फैक्चुअल डाटा के साथ बात करेंगे, साथ के साथ में नॉर्वे से रिलेटेड एक न्यूज़ है तो उसका हम मैप भी देखेंगे। तो एक होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी आपकी। डेली में एक आध जो कॉन्टिनेंट होता है या किसी कंट्री से कोई न्यूज़ आती है तो मैप भी आपको धीरे कराते चलती हूँ, सो दैट आपका एक मैपिंग का सेक्शन भी वो धीरे धीरे क्या हो जाए, रेडी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि किन टॉपिक्स के ऊपर हमें चर्चा करनी है। पहली बात तो है, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के जब से रिजल्ट आए हैं उसके बाद से गठबंधन की सरकार का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो हम पॉलिटिकल चीज़ें थोड़ी बहुत डिस्कस करने के बाद में ये देखेंगे पॉलिटी के लिहाज से कि किस तरीके से गठबंधन की सरकार जब आती है तो सरकार मजबूत होती है या कमज़ोर होती है, और उस गठबंधन की सरकार के देश के लिए क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं। तो थोड़ा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सारे टॉपिक्स जितने भी हैं, साइंस के बारे में आया है, हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, उसके अच्छे से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाइलाइट्स के थ्रू देख लेते हैं कि क्या आज पूरी चर्चा रहने वाली है। उसके बाद में इन डिटेल सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हाईलाइट हमारी क्या है, राहुल कॉल्स जून फॉर स्टॉक मार्केट क्रैश अ स्कैम डिमांड पार्लियामेंट्री प्रोब। तो जब हमने देखा कि जब रिज़ल्ट आया था इलेक्शन का उसके बाद में ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रही कि स्टॉक मार्केट जो है, एग्जिट पोल ने पहले कुछ और प्रिडिक्ट किया हुआ था और उसके बाद में उसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया, लेकिन जब रिज़ल्ट आए तो वो कुछ और ही आए और उसकी वजह से लगभग स्टॉक मार्केट को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। तो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर, छोटे बड़े आम लोग जो थे जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ था, उन सबको नुकसान हुआ। इसको लेकर के, इस स्कैम को लेकर के राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बात की थी कि इस तरीके का जो कोई भी इंसिडेंट होता है, पहली बात तो ये है कि इस तरीके के स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए कोई हाईएस्ट अथॉरिटी है, प्रधानमंत्री हुए या फिर होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे लोगों को इन सारी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार इलेक्शन में ऐसा हुआ था कि जो बीजेपी पार्टी है वहाँ पर पीएम मोदी ने, अमित शाह ने और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अलग अलग जगहों पर बात की थी कि स्टॉक में क्या करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम 400 के पार सीटें लेकर के आने वाले हैं और स्टॉक मार्केट इस वजह से बहुत ज़्यादा हाइप में जाने वाला है। तो इस वजह से जो ये पूरी लॉस हुआ है एक इंडिया को भी, साथ के साथ में जो आम जनता है या फिर इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा लगाया था, इस स्कैम को लेकर के राहुल गांधी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाने की बात कर रहे हैं। तो हम इसको पॉलिटी के लिहाज से देखेंगे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है और क्या पूरा मुद्दा है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी लेंगे। आगे बात की जा रही है कंडक्ट कास्ट सर्वे रिव्यू अग्निपथ स्कीम। तो यहाँ पर जदयू और बीजेपी, देखिए जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो उसके कुछ तो फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली है, जैसे कि 543 सीट्स के ऊपर में इलेक्शन होने वाले थे, उसमें से 272 जो था वो एक तरीके से 50+1 का कॉन्सेप्ट होता है, 50% +1, यानी कि बहुमत के लिए इनको 272 एटलीस्ट सीटें चाहिए थी और ये जो है मिल नहीं पाई थी। इस वजह से क्या हो रहा था, उनको अलग अलग छोटी बड़ी पार्टियों के साथ में गठबंधन करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर जब भी गठबंधन की सरकार होती है, अलग अलग पार्टियाँ जब मिलकर के एक अलायंस बनाती हैं तो हर पार्टी का अपना मुद्दा होता है और हर पार्टी ऐसा चाहती है कि अपने जो भी मुद्दे हैं एक तरीके से उनको भुनाने की कोशिश की जाए, एक शर्त रखी जाए, उसी के बेस पर समर्थन दिया जाए। इन सारे मुद्दों की वजह से सारी चीज़ें चर्चा में आती हैं। फिलहाल अभी जो जदयू है उन्होंने बोला है कि जो अग्निपथ स्कीम है, कहीं ना कहीं इस बार इलेक्शन में जो भी लॉस हुआ है वो अग्निपथ के बारे में भी, अग्निपथ की वजह से भी हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं, तो इसको रिवाइव किया जाए। साथ के साथ और भी एक दो जो अलायंस पार्टी हैं जो कि समर्थन दे रही हैं बहुमत के लिए बीजेपी को, उन्होंने भी अपनी बहुत सारी शर्तें रखी हैं। तो इसको हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी में ही आपको जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की बात होती है या फिर एक गठबंधन की सरकार की बात होती है तो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और पॉलिसी मेकिंग में इस तरीके की सरकारें क्या रोल अदा करती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पॉलिटी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पॉलिटिक्स को साइड में रख दें तो पॉलिटी के लिए हमारे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करेंगे, इंडिया मस्ट स्पेंड अप टू $385 बिलियन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी गोल। तो यहाँ पर बात की गई है, मूडीज़ जो है उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट जो है वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के थ्रू जो है एनर्जी जनरेट करने का टारगेट रखा है। लेकिन अगर अभी का हम करंट स्टेटस देखें तो यहाँ पर बात की गई है कि लगभग $385 बिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंडिया को, तब जा कर के वो 500 का जो ये कैपेसिटी है, 500 गीगावाट का जो टारगेट है उसको रीच कर पाएंगे। तो क्या पूरा मुद्दा है इसको देखेंगे। अगली न्यूज़ है, इंडिया HNWI वेल्थ राइजेस टू $1,446 बिलियन। यहाँ पर जो है ये बात की जा रही है, इसको बोला जाता है HNWI, ये एक इकोनॉमी का टर्म है, तो GS पेपर 3 से रिलेटेड है पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि ये क्या होता है, तो ये टर्म होता है कि किसी एक इंडिविजुअल के पास में कितनी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी कहने का मतलब है कि कैश के फॉर्म में कितने ज़्यादा पैसे हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास में $1 मिलियन से ज़्यादा जो है 1 मिलियन के करीब में अगर मान लीजिए कि कैश है, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है कि वो व्यक्ति क्या है, HNWI कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में एक डाटा जारी किया गया है, वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि इंडिया में जो ये HNWI जो कैटेगरी के लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। मतलब इंडिविजुअल्स के पास, ऐसे इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं जिनके पास में $1 मिलियन से ज़्यादा का क्या है, एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में यानी कि कैश है। ठीक है, तो इसको देखेंगे, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए HNWI के बारे में तो काफ़ी अच्छे से इसको देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, फर्स्ट फैटल ह्यूमन केस ऑफ H5N2 बर्ड फ्लू आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी तक H5N1 के बारे में, GS पेपर 3 में साइंस से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। अभी तक H5N1 के बारे में बहुत सारी बातें की हैं हमने और इसके ऊपर में स्टडी चल रही थी कि ये जो जानवरों से ह्यूमन में ट्रांसमिशन इसका होता है या नहीं होता है। लेकिन अभी एक नया केस निकल के आया है, किसके बारे में, H5N2 के बारे में। तो बोला गया है कि मैक्सिको में पहला अभी इस साल का केस निकल के आया है, H5N2 की वजह से किसी व्यक्ति की डेथ की जो है वो केस निकल के आया है। H5N2 भी जो है एक तरीके का बर्ड फ्लू है, जिस प्रकार से H5N1 है उसी की एक तरीके से एक कह लीजिए फैमिली मेंबर है, प्रजाति है। और इसकी वजह से अभी फ़िलहाल में किसी व्यक्ति की डेथ की बात आई है, तो इसके ऊपर में और ज़्यादा अभी क्या होने वाली है, रिसर्च होने वाली है। और अगर ये आगे चल के धीरे धीरे बढ़ता है तो फिर ये बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट करेगा, क्योंकि ये जो H5N2 है वो पोल्ट्री फॉर्म्स में, जहाँ पर मुर्गी वगैरह का पालन किया जाता है, वहाँ पर से ये निकल के आता है। और आप सबको मालूम है कि बहुत बड़े लेवल पे जो है इन सारी चीज़ों का, मांस मछली वगैरह का कंजप्शन होता है। इंडिया में भी ऐसे कंज्यूम करने वाले लोग बहुत हैं पोल्ट्री फार्म में। हमने केरला में भी केस देखा था कि डक पोल्ट्री फार्म में इस तरीके के वायरस देखे गए हैं। तो अभी जो है एक मैक्सिको में क्या हुआ है, किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, इस वजह से ये फिर से चर्चा में आ गया है। अगली न्यूज़ क्या है, रशिया डिफेंड ओपेक प्लस ऑयल पैक्ट सेज मे ट्विक इफ़ नीडेड। तो यहाँ पर रशिया प्लस ओपेक जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तेल को लेकर के, तेल की प्राइस को किस तरीके से अब कंट्रोल करना है, उसको रेगुलेट करना है, इसको लेकर के एक मीटिंग हुई है। और यहाँ पर बात की गई है कि ये ओपेक प्लस कंट्रीज़ जो हैं, जिसमें रशिया भी एक मेंबर है, अब ये क्या करेंगे, तेल की कीमतों को, जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए अभी आउटकट करेंगे। तो आगे हम ये टर्म पूरा समझेंगे और ओपेक कंट्रीज़ के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो इसको देखेंगे, ये GS पेपर 3 में इकोनॉमी वाले टॉपिक से आपका रिलेट करेगा। अगली न्यूज़ NHRC के बारे में है। NHRC से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नाता प्रथा है, जो कि जनरली गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान वगैरह जैसे स्टेट्स में क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। नाता प्रथा बेसिकली ये है कि यहाँ पर बहुत माइनर बच्चियों को क्या कर दिया जाता है, शादी के नाम पे बहुत छोटी छोटी बच्चियों को बेच दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि इलीगली बेचा जाता है, बाकायदा एग्रीमेंट वगैरह करके क्या किया जाता है, बहुत छोटी बच्चियों को, और कोई और नहीं बेचता है, फैमिली के मेम्बर्स ही बेच देते हैं उनको। तो इस प्रथा की वजह से बच्चियों के साथ में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इसको अभी NHRC क्या करने जा रही है, स्क्रूटनी करने जा रही है, उसका स्टडी करने जा रही है, और ऐसे जो भी मामले आएंगे उसके ऊपर में फिर वो कड़ी से कड़ी एक तरीके से एक्शन लेगा। इसके बारे में NHRC ने बात की है। तो हम देखेंगे नाता प्रथा क्या है और NHRC के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, कोऑपरेशन विथ इंडिया टू सी मेन फोल्ड इंक्रीज सेज नॉर्वेजियन एम्बेसडर। तो अभी जो है हमने बात की है, बहुत टाइम पे हमने इस टॉपिक को देखा है कि इंडिया ने EFTA साइन किया है।
EFTA यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में जो एक तरीके से ट्रेड जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये साइन किया है हमने, जिसमें आपका नॉर्वे भी एक कंट्री है, ठीक है। नॉर्वे और आयरलैंड, इसके साथ में स्विट्ज़रलैंड और एक और कौन सी कंट्री है उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। लिंक्वेस्टन समथिंग नाम है उसका। तो नॉर्वे जो है अभी फ़िलहाल उसने ये बोला है कि इस EFTA की वजह से हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इंडिया और नॉर्वे के रिलेशन जो है वो अब और ज़्यादा मजबूत होंगे। थोड़ा हम इस टॉपिक को किस तरीके से देखेंगे इकोनॉमी के लिहाज से, तो आपको परफेक्ट चीज़ें पता चली गई हैं। इसको हम देखेंगे मैप के थ्रू कि नॉर्वे जो है वो एक तरीके से नॉर्थ सी वाले एरिया में आता है, यूरोप की कंट्री है ये। तो इसको हम मैप के थ्रू थोड़ा सा देखेंगे, उसका पूरा लोकेशन देखेंगे। आगे बात की जा रही है विजार्ड जजमेंट के बारे में। हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी। स्पेशल मैरिज एक्ट जो होता है उसके तहत जो है MP के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और उसमें बोला था कि कोई दो कपल हैं जो कि विवाह करना चाहते हैं, इंटरफेथ उनका मैरिज था, यानी कि हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे जो कि विवाह करना चाहते थे। और हाई कोर्ट जो था MP का, उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में उनको प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया था। तो इसको लेकर के ये पूरी न्यूज़ आई है, जिसमें बेसिकली ये एडिटोरियल है जिसमें बोला गया है कि ये जो जजमेंट है वो जज हैं जिन्होंने ये पूरा जजमेंट सुना और उसके ऊपर ये ऑर्डर दिया, कहीं ना कहीं जो लॉ है उसको सही ढंग से नहीं पढ़ा है और एक तरीके से पर्सनल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परमिशन देने से मना कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कमी है यहाँ पर लॉ, हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसके बारे में एडिटोरियल है, तो देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, हेल्थ रेगुलेशन नीड अ बेस टू टॉप अप्रोच। यहाँ पर हेल्थ के बारे में बात की जा रही है और हेल्थ में भी किस सेक्टर की बात की जा रही है। जैसे कि हमने देखा बहुत समय समय पर फायर के केसेस आए, तो आज ये जो एडिटोरियल है वो एक अलग टेंजेंट पे बात करता है। इसमें फायर रेगुलेशन की भी बात है, लेकिन यहाँ पर पूरे हेल्थ सेक्टर के रेगुलेशन की बात है। तो काफ़ी अच्छे से इस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। आगे है 4 more बॉडीज रिकवर्ड आफ्टर टेकिंग ट्रेजेडी इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में अभी लैंडस्लाइड की वजह से और वहाँ पर त्रासदी की वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है और बेंगलुरु से कई सारे एक तरीके से ट्रैकर्स जो थे वो वहाँ पर गए हुए थे, उनमें से भी काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है। तो इसकी वजह से उत्तराखंड जो है वो थोड़ा चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये पूरा हाईलाइट है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना है। अब चलते हैं, सभी टॉपिक्स को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं इलेक्शन से, और इलेक्शन में भी ये जो टॉपिक है ये आपके GS पेपर 2 में पॉलिटी से रिलेटेड है। किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। मुद्दा पूरा क्या है, मुद्दा ये है कि यहाँ पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने और उन्होंने ये बोला था कि जब 4 जून को रिजल्ट आने वाला था उसके एक दिन पहले यानी कि 3 जून को जितनी भी न्यूज़ एजेंसीज थी उन्होंने एग्जिट पोल पे बहुत ज़्यादा इस तरीके से दिखाया कि जो NDA अलायंस है वो 400+ सीट्स लेकर के आ रही है। दूसरी बात यह है कि जब भी कैंपेनिंग हुई इस जो 1.5-2 महीने का टेन्योर था इलेक्शन का, तो उस समय में जितनी भी कैंपेनिंग हुई वहाँ पर PM ने, साथ के साथ में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने, साथ के साथ में होम मिनिस्टर, इन तीनों ही लोगों ने, तीनों ही पर्सन्स ने इंडिविजुअली अपने अलग अलग कैंपेनिंग में ये बात की कि इस बार 400 सीट्स जो हैं वो क्या लेके आने वाली है, अकेले NDA लेकर के आने वाली है। और इस 400 सीट की वजह से जो स्टॉक मार्केट है बहुत हाइप पे जाने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में उछाल देखा जाएगा। और इन्होंने अपील की थी कि लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करें, स्टॉक मार्केट में क्या करें, इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पर सीधा सीधा ये समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में ये इन्वेस्ट करवा करके किन को फ़ायदा दिलाना चाहते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनको ये फ़ायदा दिलाना चाहते हैं। ऐसा एक तरीके से मुद्दा जो है वो जुड़ करके आया। और चूंकि अभी इस बार इंडिया अलायंस है जो कि अपोजिशन में इस बार रहने वाली है, अभी 8 तारीख को शपथ भी है, तो इंडिया अलायंस इस बार मजबूत है, काफ़ी अच्छी इसकी पकड़ बनी हुई है, अच्छी खासी सीट लेकर के आए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी हैं, वो इस बार उठाने वाले हैं ये। तो बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा जहाँ पर जो डेमोक्रेसी में बोला जाता है कि पक्ष विपक्ष दोनों को सुन करके चलना होता है। जो पक्ष में सत्ताधारी पक्ष होता है उसको विपक्ष की बातें भी सुननी होती हैं, उसके एलिगेशंस भी सुनने होते हैं। साथ के साथ विपक्ष किस लिए बनाई जाती है कि जितने भी मुद्दे हैं उसको जनता के पास में रख सके, सो दैट जनता को किसी भी तरीके का धोखा ना हो कि सत्ताधारी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो कल कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर राहुल गांधी ने बोला कि हमें एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठानी है इस पूरे स्कैम के ऊपर में, जो ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्कैम हुआ है, जहां पर एक तो बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे इन 3 व्यक्तियों ने
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बोला, जबकि इनको मालूम था कि इस बार रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आने वाले हैं। साथ के साथ ये जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, एग्जिट पोल जो वो दिखा रहे थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। साथ के साथ में हमारे यहाँ के लोकल जो लोग थे, जो आम आदमी हैं, वो भी शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, उन्होंने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया था। रिज़ल्ट के एक दिन पहले तक शेयर मार्केट बहुत हाइप पे था। जैसे ही दूसरे दिन रिज़ल्ट आया है और एनडीए अलायंस को कम सीटें मिली हैं, शेयर मार्केट बहुत धड़ाम से नीचे गिरा। लगभग 30 लाख करोड़ का पूरा जो नुकसान है वो शेयर मार्केट को हुआ। इसमें बहुत सारे ऐसे गरीब आम जनता लोग हैं जो एक तरीके से कहीं ना कहीं सेविंग करके, जैसे तैसे बचा बचा करके शेयर मार्केट में एक लालच से क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं कि कहीं उनको प्रॉफिट हो जाए और वो थोड़े उनकी स्थिति सुधर जाए। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि ये जनता का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, लोगों को मालूम होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और इस पूरे टॉपिक के ऊपर में जांच होनी चाहिए। तो यहाँ इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है ये चर्चा में आ गई है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। बेसिकली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है, पहले तो नाम से ही इसका क्लियर है। जॉइंट है मतलब कि इसमें पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं, 3 लोग होते हैं। एक तो होता है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट। 3 लोगों से मिलकर के क्या होता है, संसद बनता है। कानून बनाने का काम किसका होता है, लोकसभा और राज्यसभा का। ठीक है, तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो जॉइंट में कौन कौन आएगा, एक तो राज्यसभा और दूसरे लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स को मिला करके ये कमेटी बनती है। राज्यसभा के 5 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के 10 मेंबर्स होते हैं। टोटल मिला करके 15 मेंबर्स की ये जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। अध्यक्षता कौन करता है, तो जो लोकसभा में मेजोरिटी है, यहाँ पर 10 लोग हैं वहाँ से, तो लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई किस लिए जाती है, बेसिकली कोई भी पार्लियामेंट में मुद्दा होता है, कोई भी समस्या होती है, तो उसकी अलग से जांच करने के लिए ये बनाया जाता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस तरीके का समिति है, स्थायी है या फिर एडहॉक है, यानी कि तदर्थ समिति है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो तदर्थ है। एडहॉक कमेटी क्या होती है, तदर्थ कमेटी क्या होती है, ऐसी कमेटी जो कि एक बार बन गई तो हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं होता है। एडहॉक कमेटी या तदर्थ कमेटी ऐसी कमेटी होती है जो जैसे जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से इनको बनाया जाता है। साल भर 2 साल के लिए भी जब इनकी पूरी जांच कंप्लीट हो जाती है, ये रिपोर्ट सौंप देते हैं पार्लियामेंट को, फिर इनको क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो टॉपिक है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 में पॉलिटी के लिहाज से। इस वजह से हमने इस पूरे टॉपिक को भी डिस्कस किया और जनता को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ में किस तरीके का स्कैम हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि जब विपक्ष मजबूत होता है तभी जा कर के लोगों के अंदर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आती है। तो आप यहाँ से भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जो पूरा सिनारियो है ये एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष होने की वजह से है कि जनता को सारी चीज़ें एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में सारी चीज़ों का पता चल रहा है। और अगर पढ़ा लिखा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष है तो वो बहुत ही अच्छे मुद्दों को उठा करके आपके सामने लेकर आता है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है या नहीं बैठती है इसको देखेंगे, फिर आगे अगर ये चर्चा में रहेगा तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। आगे ये जो न्यूज़ है ये भी पॉलिटी से, हम भले इसको पॉलिटिक्स के लिहाज से देखेंगे लेकिन हमारी पॉलिटी के सब्जेक्ट के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि जिस तरीके से अलायंस कभी भी बनता है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो उसके एक तो फ़ायदे होते हैं, दूसरा नुकसान भी होता है। पहले हम बात करें अगर फ़ायदों की, तो फ़ायदे क्या क्या होते हैं। कभी भी अगर कोई पार्टी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में आ जाती है, मतलब कि अकेले एक ही पार्टी का बहुत ज़्यादा क्या होते हैं मेंबर्स होते हैं, तो फिर वो क्या होता है, कोई भी कानून अगर उनको बनाना है तो उनको मालूम है कि लोकसभा में भी अच्छी खासी मेजॉरिटी है, हमारी राज्यसभा में भी पार्टी का एक व्हीप होता है। जब भी कोई भी सत्ताधारी पक्ष कोई भी कानून को लेकर के आता है, मान लीजिए उसको लोकसभा या राज्यसभा में रखता है, तो वहाँ पर पहले ही पार्टी का व्हीप जारी हो जाता है। व्हीप का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टी का मेंबर उस सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ में फिर वहाँ पर वोट नहीं कर पाएगा। एक तरीके से एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी की तरफ दिखाने के लिए ये जो व्हीप का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पार्लियामेंट में, हमारी संसद और संविधान में मेंशन है। ठीक है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें ये मेंशन है। ठीक, तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब भी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती है तो बहुत सारे ऐसे नियम कानून पास हो जाते हैं जिसके ऊपर में प्रॉपर चर्चा नहीं की जाती है, स्क्रूटनी नहीं की जाती है, उसके क्या भविष्य में फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं इसको
नहीं सुना जाता है। अगर मान लीजिए विपक्ष बहुत कमज़ोर है या फिर मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है सत्ताधारी पक्ष की, तो वो क्या करेंगे, कोई भी मुद्दा होगा मनमाने तरीके से वो अपना कानून बनाएंगे, उसको लागू करेंगे। फिर वहाँ पर एक तरीके से कोई भी गुंजाइश नहीं होती है कि दूसरा पक्ष जो है वो अपनी बात रखे, उसमें कुछ भी अमेंडमेंट कर दे। तो ये सारे मुद्दे एक तरीके से क्या होते हैं, नुकसान एक तरीके से होता है जब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिल जाती है किसी एक सिंगल पार्टी को। लेकिन वहीं अगर गठबंधन की सरकार होती है तो उस पार्टी को ये डर होता है कि अगर बाकी सारी अलायंस की जो पार्टियां हैं उन्होंने अगर समर्थन वापस ले लिया तो क्या हो जाएगा, उनकी सरकार गिर जाएगी। तो फिर यहाँ पर हर एक टॉपिक के ऊपर में बात होती है, सभी पक्षों को सुना जाता है और फिर जाकर के कोई कानून बनता है। तो एक तरीके से गठबंधन की सरकार के फ़ायदे ये हैं कि हर टॉपिक पे, हर मुद्दों पे एक तरीके से बात होती है, डिस्कशन होती है। तो अभी यही न्यूज़ निकल के आई है कि चूंकि इस बार एनडीए अलायंस को पूरे एक तरीके से, बीजेपी को स्पेशली जो है वो पूरी तरीके से बहुमत नहीं मिला, 272 सीटें नहीं मिली, तो इस वजह से उनको कई सारी छोटी बड़ी पार्टियों के ऊपर में डिपेंडेंट होना पड़ रहा है समर्थन के लिए। ऐसे में ही जो जदयू पार्टी है उसने बोला है कि हम समर्थन कब देंगे, जब आप अग्निवीर स्कीम को एक तरीके से फिर से एनालाइज करेंगे। और इसी तरीके से कोई और भी पार्टियां हैं जिन्होंने अलग अलग मुद्दे अपने रखे हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, मेजॉरिटी एक तरीके से पूरी एक ही पार्टी को नहीं है, तो अब उनको सभी पार्टियों को सुन करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ़ायदा अग्निवीर स्कीम वाले लोगों को हो जाएगा कि मान लीजिए इसको फिर से एक बार एनालाइज किया जाएगा तो यहाँ से कुछ अच्छा फिर से प्रोविज़न निकल के आ सकता है। तो ये गठबंधन सरकार के फ़ायदे होते हैं। नुकसान क्या होता है गठबंधन की सरकार का, जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ पर नुकसान भी होता है। बोलना चाहता है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पर गठबंधन सरकार के फ़ायदे तो देख लिए हमने कि हर मुद्दों को सुना जाएगा और ऐसे ही कोई कानून पास नहीं हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग विपक्ष का भी फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पर एक नुकसान है गठबंधन की सरकार का, वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी जो है बहुत सारी अलायंस को लेकर के वो क्या कर रही है, सरकार बना रही है, और फिर वो 5 साल का टेन्योर है, 5 साल का समय जो होता है वो लंबा होता है। और जब इस तरीके से बहुत सारी अलायंसेस में बहुत सारी पार्टियां जुड़ती हैं तो समय समय पर इनके हितों में क्या होगा, टकराहट होगी। कोई बोलेगा कि हमको क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दो, कोई कहेगा हमको रेलवे मिनिस्ट्री दे दो, और जब वहाँ पर मामला नहीं बैठेगा तो ये लोग क्या लेंगे, अपना समर्थन वापस करेंगे। अपना समर्थन वापस करते ही जो भी सरकार होगी वो गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं देश के लिए गठबंधन की सरकार एक तरीके से नुकसानदेह भी होती है, अगर एक तरीके से स्टेबिलिटी की बात करें, स्थिरता की बात करें तो आपके जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन बनता है कि गठबंधन के सरकार के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो इस लिहाज से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिकल चीज़ों को साइड में रखते हुए। किसी भी टॉपिक को आपको इसी तरीके से रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिलेबस को रट डालिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और फिर उसको किस अप्रोच के साथ हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार के फ़ायदे नुकसान, ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा, जेपीसी कमेटी, सारे पॉलिटिक्स हमने डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं थोड़ा इकोनॉमी की तरफ। बात की जा रही है जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है ये टॉपिक। यहाँ पर बात की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, जो कि गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स से बनाई जाती है। नॉन फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या है, फॉसिल जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जैसे कि कोयला। और नॉन फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आता है, जैसे कि आपका सोलर हो गया, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इन सब की वजह से पर्यावरण को बहुत कम प्रदूषण होता है, इसलिए इसको नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। क्योंकि ये बार बार हम बना भी सकते हैं, लंबे समय तक इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि एयर के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, सोलर के थ्रू, मतलब नवीकरणीय है, बार बार आप इसको क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात की गई है, एक डाटा आया है, मूडीज़ जो है एक तरीके से रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बोला है कि इंडिया ने 2030 तक टारगेट रखा था 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। कौन सी, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का। लेकिन यहाँ पर अगर आंकड़े दिखाई दें तो बात की जा रही है कि अभी भी पावर जनरेशन में बहुत हद तक इंडिया में कोल के ऊपर डिपेंडेंसी है, कोयले के ऊपर में डिपेंडेंसी है। इस बारे में तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं। यहाँ पर बात की गई है कि इंडिया को क्या ज़रूरत है, अगर उनको 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को हिट करना है तो इंडिया को ज़रूरत है लगभग $385 बिलियन का निवेश करने की। अगर ये $385 बिलियन का रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश करते हैं तब जाकर के 2030 तक ये क्या कर लेंगे, अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लेंगे। और ऑलरेडी जो है इंडिया ने 2022 तक 175 गीगावाट का
एक तरीके से टारगेट रखा था, जिसको वो अचीव करने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं या फिर फेल हो गए हैं। तो ये फेलियर क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इस फील्ड में, ये हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जो है वो सपोर्ट कर सकती है, बूस्ट कर सकती है। अगर इस क्षेत्र में हम बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो मार्केट है वो 43% बूस्ट हो सकता है, ऐसा मूडीज़ की क्या है एक तरीके से रेटिंग आई है। तो यहाँ से आपके लिए डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं कि मूडीज़ ने बोला है कि अगर मान लीजिए हम रिन्यूएबल एनर्जी में, इसको आप कंक्लूजन के रूप में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास में नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में मूडीज़ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है कि अगर हम इसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो भविष्य में हमको इकोनॉमी में लगभग 43% का बूस्ट हो सकता है। इसलिए हमें इस पर क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। कभी भी कंक्लूजन पॉजिटिव वे में ही खत्म किया जाता है किसी भी आंसर का। तो यहाँ पर आप अगर इस तरीके से रेलेवेंट फैक्ट के थ्रू बात करते हैं तो फिर आपका आंसर जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 3 से रिलेटेड। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की जा रही है HNWI, ये भी जो है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। HNWI का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोला जाता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। तो HNWI यानी कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल का मतलब क्या है? किसी भी एक व्यक्ति का जो नेट वर्थ है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो HNWA हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, वर्थ यानी कि पूरा उसका टेन्योर, जो पूरा उसका टर्नओवर है, जो उसके पास में संपत्ति है, एसेट है, इसको बोला जाता है हाई नेट वेल्थ एक तरीके से क्या इंडिविजुअल्स। तो किसी एक व्यक्ति की यहाँ पर बात की जाती है कि मान लीजिए अगर एक कोई व्यक्ति है, उसके पास में लगभग 1 मिलियन यानी कि लगभग 10 लाख डॉलर, ठीक है, तो 1 मिलियन डॉलर का क्या हो उसके पास में अगर लिक्विड फॉर्म में संपत्ति है। आप अगर घर जो है, ज़मीन है, सोना है, इन सबको साइड में रख के लिक्विड यानी कि कैश में जो है अगर मार्केट में उस व्यक्ति का इतना बड़ा टेन्योर है, टर्नओवर है, तो फिर उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? HNWI की कैटेगरी में डाला जाता है, यानी कि उस व्यक्ति को बोला जाता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अभी एक रिपोर्ट आई है। कौन सी रिपोर्ट आई है? वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट आई है। केप जेमिनी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि ये रिपोर्ट लेकर के आती है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए डाटा तैयार हो गया। तो केप जेमिनी ने ये जो वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट जारी की है 2024 की, इसमें बताया है कि इंडिया में जो ये HNWI कैटेगरी है, इस कैटेगरी के लोगों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि हमारे यहाँ अमीरों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास में कैश जो है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का है। ठीक है, 1 मिलियन डॉलर यानी कि 10 लाख डॉलर से ज़्यादा का है, लगभग 5 करोड़ समथिंग ये होता है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा। डॉलर को रुपये में चेंज करना तो आपको आता ही होगा, आई होप। जितना भी एक डॉलर होता है उसमें अभी आपकी जितनी भी करेंसी चल रही है, जितना रुपये चल रहा है, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो रिपोर्ट है इसमें बात की गई है कि इंडिया में कहीं ना कहीं HNWI यानी कि इंडिविजुअल जो है उनकी नेटवर्थ जो है वो बढ़ रही है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आगे चल के हमें इसका ही फ़ायदा होने वाला है। इकोनॉमी में बोला गया है कि कितने % बढ़ रही है, तो अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो इस बार लगभग 12.4% जो है वो एक तरीके से ये पूरा आंकड़ा रहा है। तो बात की जा रही है कि अगर यहाँ पर बात की जाए एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल की, तो कितना % का, कितना रुपए का उछाल आया है? तो लगभग 1445। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल 1500 के हिसाब से याद कर लीजिएगा कि लगभग $1500 का जो है वो एक तरीके से इजाफा जो है वो पर पर्सन देखने को मिल रहा है, अगर हम बात करते हैं नेटवर्थ को लेकर के। तो ये वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2024 याद रखिएगा। सबसे पहले तो जारी कौन करता है? केप जेमिनी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इसको जारी करता है। इसमें बोला गया है कि इंडिया में जो ये HNWI कैटेगरी के लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। मैंने बता दिया HNWI कैटेगरी के लोग क्या होते हैं? जिन व्यक्तियों की जो कैश के रूप में संपत्ति है वो 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की होती है, मतलब 1 लाख से 10 लाख के अगर बीच में होती है, ज़्यादा तो नहीं, 1 लाख से 10 लाख के बीच में होती है, तो ऐसे लोगों को HNWI बोल दिया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। लोगों की जो अमीरों की संख्या है, जिनके पास कैश काफ़ी ज़्यादा है, वो अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ रहा है। इसके बारे में बात की गई है। इंडिया के साथ दूसरी कौन सी कंट्री है जिसके बारे में ये इसी तरीके की सेम रिपोर्ट आई है? तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन
पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट में इंडिया के साथ और कौन सी कंट्री है जिनका जो है HNWI रेशियो जो है वो बढ़ रहा है, तो दूसरी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों में ही इस तरीके का क्या देखा गया है, इजाफा देखा गया है। इन दोनों ही कंट्री में जो HNWI जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, इनकी जो संख्या है वो बढ़ रही है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बता दी। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल क्या होता है, अ फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेजिग्नेटेड ऑफ इंडिविजुअल विथ ओवर $1 मिलियन इन हाईली लिक्विड एसेट। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड एसेट की बात की जा रही है। लिक्विड एसेट में कैश आपका आता है। ठीक है, ऐसी संपत्ति जिसको आप बिल्कुल आसानी से लेन देन कर सके उसको लिक्विड एसेट बोला जाता है। ये एकदम नॉर्मल भाषा में याद रखेगा। लिक्विडिटी का मतलब ही यही होता है, तरलता का मतलब ही यही होता है कि कितनी आसानी से आप उस करेंसी को या फिर उस संपत्ति को स्वैप कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप बात कर लीजिए ज़मीन की, तो वो लिक्विड में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन की को लेन देन करने का प्रोसेस लंबा होता है। अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी ऐसा होता है कि आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को गोल्ड दें और वो गोल्ड रख करके उसके बदले में आपको पैसा दे दे। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी इनकी कम होती है। लेकिन अगर आप किसी को कैश देंगे तो सामने वाला ले भी लेगा, अगर आपको ज़रूरत होगी तो, अगर इंसान अच्छा होगा तो वो आपको दे भी देगा, हेल्पफुल लोग होंगे तो इसलिए लिक्विडिटी कैश की सबसे ज़्यादा होती है। इसके बारे में बात की गई है और HNWI के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। ये जो द वेल्थ रिपोर्ट आई है इसमें वही सारे पॉइंट्स है। इसमें बात की गई है कि जो भारत में अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है वो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है। 2023 में लगभग 13,263 लोगों तक ये पहुंच गई है और 2028 तक इसके 20,000 तक बढ़ने का क्या है, अनुमान है। इस तरीके का डाटा आया है। साथ के साथ में बात की गई है कि अगर UHNWI के जो मैंने बात की, यहाँ पर डेफिनेशन की बात की जा रही है कि ऐसे व्यक्ति होते कौन है जिनकी निवल संपत्ति जो है वो 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से क्या होती है, अधिक होती है, उनको बोला जाता है ये। और यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत में लगभग इनकी परसेंटेज वृद्धि 6.1% की देखी जा रही है। इस तरीके से आप देखिएगा। साथ के साथ मैंने बता दिया कि इंडिया के साथ जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी भी एक तरीके से जो ये पूरा मामला है, ये पूरी जो HNWI कैटेगरी है वो भी बढ़ रही है। ठीक, चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की जा रही है, ये हेल्थ से रिलेटेड है। GS पेपर 3 में हेल्थ वाला जो सेक्टर होता है साइंस में, वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिलेगा। बात किसके बारे में की जा रही है, H5N2 के बारे में बात की जा रही है। अभी तक H5N1 बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा के बारे में बात की, बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलर ही है। ये थोड़ा सा एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी इसके एक केस निकल के आया है, कहाँ पर, मैक्सिको में। मैक्सिको में इसकी वजह से, बर्ड फ्लू की वजह से एक पहली जो डेथ है 59 ईयर ओल्ड व्यक्ति की, वो क्या की गई है, रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ पर अब एक तरीके से खतरा ये बढ़ रहा है क्योंकि ये बेसिकली H5N2 जो है, बर्ड फ्लू जो है वो पोल्ट्री फार्म वगैरह में होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तरीके से जो मुर्गियां होती हैं उनका पालन करते हैं। तो पोल्ट्री फार्म वगैरह में इस तरीके से बर्ड फ्लू के केसेस अगर बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से किसी एक व्यक्ति की डेथ हो रही है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो कि क्या करते हैं, नॉनवेज का, चिकन का कंज्यूम करते हैं। तो और लोगों तक इसके फैलने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि H5N2 होता क्या है। तो ये जो है H5N2 है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये उप प्रकार है इन्फ्लुएंजा वायरस का, जो कि लगभग जो है ज़्यादातर पक्षियों में दिखाई देता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये एक तरीके से, इसको बर्ड फ्लू भी बोला जाता है और ये H5N1 फैमिली का ही एक तरीके से मेंबर है। ठीक है, तो दोनों भाई बहन है, इस तरीके से मान सकते हैं आप। लेकिन H5N1 के अभी तक ह्यूमन के ऊपर ट्रांसमिट होने की जो स्टडी है वो चल रही है। यहाँ पर ये श्योरिटी नहीं हो पाई है कि H5N1 वायरस की वजह से किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। लेकिन फिलहाल H5N2 की वजह से डेथ का जो केस है वो अभी मैक्सिको में निकल के आया है। तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि कहाँ पे ये डेथ रिकॉर्ड की गई है। दूसरी बात H5N2 के बारे में, तो बिल्कुल ये भी इन्फ्लुएंजा ये वायरस है जो कि बर्ड फ्लू कहा जाता है। सिम्टम्स वही होते हैं, कफ होगी आपको, शॉर्टनेस हो जाएगी, ब्रीदिंग जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी, यानी कि सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, डायरिया भी हो सकता है और व्यक्ति की जान चली जाती है। ठीक है, यूजुअली सबसे ज़्यादा इंडिया में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड यहाँ पर दिखाई देता है। हमने पिछले महीने केरला में इस तरीके के केसेस की बात की थी जहाँ पे H5N1 जो है वो डक पोल्ट्री फार्म में बढ़ रहा था। ठीक है, अगर बात की जाए कि इंडिया में, मैंने बात की हुई है इसको पहले भी कि सबसे पहले देखा कहाँ गया था, तो USA में, उसके पहले भी चाइना में देखा गया था ये सारी चीज़ें। उसके बाद में ये स्तनधारियों में भी फैला धीरे धीरे, पक्षियों से पहले जो है वो चमगादड़ वगैरह में आया, फिर उसके बाद में वो सुअर, भालू, लोमड़ी, इस तरीके से स्तनधारी लोगों में जो जानवर हैं उनमें भी H5N2
वो स्प्रेड हुआ। ठीक है, तो ये जो है वायरस, इसके बारे में याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। आगे चलते हैं, बात की जा रही है रशिया डिफेंस ओपेक प्लस ऑयल पैक्ट सेज मे ट्विक इफ़ नीडेड। यहाँ पर बात की जा रही है रशिया और ओपेक प्लस जो कंट्रीज़ हैं, जो कि बेसिकली कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है रशिया के द्वारा कि अगर ज़रूरत हो तो हम क्या करेंगे, भविष्य में जो क्रूड ऑयल की कीमतों को थोड़ा सा उसमें सुधार करने के लिए उसके ऊपर में हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर एक जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा ही चर्चा में आ गया है, इसको बोला जाता है आउटपुट कट। ठीक है, तो आउटपुट कट एक तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि आउटपुट कट क्या होता है। ये जो है आउटपुट कट बेसिकली तेल की कीमतें, जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, ये सारी जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, तेल का जो प्रोडक्शन है वो कम कर देती हैं। उत्पादन कम होगा, मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी तो कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। इसको क्या बोला जाता है, आउटपुट कट बोला जाता है। पहली बार ये कॉन्सेप्ट 2023 में ओपेक प्लस कंट्रीज़ लेकर के आई थी। उन्होंने अपना प्रोडक्शन जो है वो कम कर दिया था, इसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में थोड़ा सा इजाफा हुआ था। अभी फिर से ये बात की गई है, मीटिंग में इन्होंने बोला है इस तरीके से बैठक में कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से ये क्या करेंगे, आउटपुट कट करेंगे। यानी कि आउटपुट कट करने का मतलब क्या है कि ओपेक प्लस कंट्रियाँ जो है वो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन वो कम करेंगी और इसकी वजह से क्या होगा, भविष्य में जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ है उनको फ़ायदा होगा क्योंकि तेल की कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन ऑल ओवर जो कंट्रीज़ होंगी जो कि तेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करती हैं, जिसमें हम इंडिया भी एक कंट्री है जहाँ पर 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमको क्या हो सकता है, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है क्योंकि तेल ऑयल जो है वो, कच्चा तेल जो है वो महंगा हो जाएगा इस आउटपुट कट की वजह से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर इकोनॉमी में आपसे ये बन जाए तो याद रखिएगा आउटपुट कट के बारे में। किससे संबंधित है, तेल की प्रोडक्शन को लिमिट करने से संबंधित है। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा ओपेक कंट्री के बारे में देख लेते हैं। तो ओपेक पहले तो है क्या, तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक तरीके से ग्रुप है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोला जाए तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़। ठीक है, यहाँ पर जो है इनिशियली 5 ही देश थे, मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ थे वो थी यहाँ पर, जिसमें आपको दिखाई देगा कौन, सऊदी, कतर, ये इराक, ये सारे लोग थे। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे इनको क्या किया गया, इन्होंने अपना मेंबर जो है वो बढ़ाते गए, ये एक्सटेंड किया और ओपेक से ये कब क्या बन गया, ओपेक प्लस हो गया। और ओपेक प्लस प्लस एंड सो ऑन इस तरीके से चल रहा है, इसमें नई नई कंट्रीज़ ऐड होती रहती हैं, कई बारी एक आध कंट्रीज इससे बाहर भी होती रहती है। ठीक है, तो इसकी बात की जाए अगर, सबसे पहले 1960 में इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया था कि ओपेक कंट्री होनी चाहिए। गठन में कौन कौन थे, तो बगदाद, इराक, यहाँ पर 1960 में यहाँ पर ये इस्टेब्लिश हुआ। इराक के बगदाद में 5 देश कौन कौन से थे जो कि इस्लामिक गणराज्य से आते थे, उनमें एक तो था ईरान, दूसरा इराक, उसके बाद कुवैत, सऊदी अरब, फिर वेनेजुएला इसमें जुड़ा। इस तरीके से जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक तरीके से एग्रीमेंट किया और 1960 में ओपेक बन के आया। फिर धीरे धीरे उसमें अभी वर्तमान में देखा जाए तो 12 मेंबर्स हैं इसमें। कौन कौन से हैं, अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया और यूएई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, रशिया भी इसका ओपेक प्लस में रशिया भी एक मेंबर है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से देश जो हैं वो ओपेक प्लस कंट्री में आते हैं या नहीं आते हैं। 12-13 कंट्रीज़ ही हैं, तो इनका नाम याद करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो इस वजह से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इसको बार बार क्या कर लीजिएगा, 2-3 बार थोड़ा सा देख करके लिस्ट बना करके रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगर बात की जाए कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वियना ऑस्ट्रिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर बात की जाए कि ओपेक प्लस कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट कितना करती हैं, तो वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 40% इन्हीं ओपेक कंट्री से आता है। उसके बाद में आपको यूएसए से भी कुछ दिखाई देगा, रशिया तो खैर ओपेक प्लस में है ही है। तो इस तरीके से लगभग 40% वैश्विक तेल आपूर्ति जो है, सप्लाई जो है वो ये ओपेक प्लस कंट्रीज़ करती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और 80% से अधिक जो मार्केट है या स्टोरेज है ऑयल, क्रूड ऑयल का, उसका 80% से अधिक पर इनका क्या है, कंट्रोल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज़। इसमें मुख्य रूप से जो है मध्य पूर्वी और साथ के साथ अफ्रीकी देश भी हैं इसमें मूल रूप से, जो कि क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को निकालते हैं और फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या करते हैं, बेचते हैं या फिर निर्यात करते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जीएस पेपर 2 में यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन या फिर बॉडीज़ होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, वहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। बात किसके बारे में की जा रही है? एनएचआरसी के बारे में बात की जा रही है। तो एनएचआरसी ने अभी क्या किया है, एक रिपोर्ट लाई है ये, और बात किसके बारे में कर रहे हैं? नाता प्रथा के बारे में। तो नाता प्रथा जो है एक तरीके की प्रथा है, कहाँ पर चलती है? बेसिकली ये जो प्रथा है वो आपको दिखाई देगी यहाँ राजस्थान, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, गुजरात, एमपी, इन सारे जो स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, और एक तरीके से आपको दिखाई देगा गुजरात। यहाँ पर ये जो नाता प्रथा है वो बहुत ज़्यादा चलती है, जिसमें जो माइनर गर्ल्स होती हैं उनको किसी बड़े व्यक्ति के साथ में विवाह करके भेज दिया जाता है। माइनर गर्ल्स को विवाह करके भेजता कौन है? ऐसा नहीं है कि उनको एक तरीके से कोई व्यक्ति है किडनैप करके भेज रहा है, खुद फैमिली मेम्बर्स ही एग्रीमेंट वगैरह करके पैसे वगैरह ले करके क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो ये एक प्रथा बहुत लंबे समय से इन स्टेट्स में चली आ रही है। अब इन प्रथा की वजह से क्या होता है, एक तो पहली बात है कि माइनर बच्ची है, उसको नहीं समझ है क्या हो रहा है उसके साथ में, और उसको इतनी कम एज में शादी करके विवाह करके भेज दिया जाता है। कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि एक बार तो एक केस ये हो सकता है कि वाकई में फैमिली को नीड है बहू की या फिर ब्राइड की, तो वो लेकर जाते हैं, उसको ठीक ठाक से रखते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इस प्रथा का फ़ायदा उठा करके बच्चियों को ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, और उसके बाद ले जा करके वो बेच देते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर देते हैं। तो कई बारी बहुत सारी बच्चियों का पूरा लाइफ जो है वो इस प्रथा की वजह से स्पॉइल हो जाता है। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए जो एनएचआरसी है उसका काम क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मानवाधिकार से संबंधित सारे मुद्दों को देखती है। तो अभी ये नाता प्रथा जो है उसको स्क्रूटनी करने की, उसकी एक तरीके से जांच करने की एनएचआरसी ने बात की है, और इसके बारे में एक नोटिस जो है वो इशू किया है। ठीक है, तो आगे चल करके इसके ऊपर में क्या मेजर लेती है एनएचआरसी, इसको देखेंगे हम। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर एनएचआरसी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। 1993 में बना है ये, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसको बनाया गया है। सार्वजनिक निकाय है, इसमें जो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी में मेंबर कौन कौन होते हैं? तो उस कमेटी में आपको पीएम दिखाई देंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के और राज्यसभा के। ठीक है, तो इस तरीके से 5 मेंबर की जो है वो कमेटी होती है जो कि जो एनएचआरसी है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। टेन्योर वही इनका होता है 5 साल या फिर 70 की एज तक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। मैंने बात की हुई है कई बार एनएचआरसी के बारे में, क्योंकि गेनहेरी जो है हमने रिसेंटली पिछले महीने ही बात की थी, और कल मैंने मंथली मैगजीन जो हमने मंथली अपना वीडियो बनाया उसमें भी हमने बात की है कि गेनहेरी जो है उसने एनएचआरसी को एक स्टेटस को पे रखा हुआ है, और उनको एक तरीके से पूर्ण सदस्यता से अभी बाहर रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एनएचआरसी हमारे इंडिया की इसके ऊपर में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के चार्जेस लगे हैं, एलिगेशंस लगे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है, कल के वीडियो में भी मैंने इसको मंथली जो वीडियो है उसमें भी डिस्कस किया है। अब यहाँ पर हम नाता प्रथा को जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने बताया कि नाता प्रथा बेसिकली जो है वो किन स्टेट्स में हो रहा है, और एक तरीके से वैवाहिक पुनर्संरेखण, महिलाओं को सामाजिक कलंक का इसकी वजह से सामना किए बिना बेच दिया जाता है, वित्तीय लेन देन होता है, पैसे लेकर के बेचा जाता है। यहाँ पर मुद्दा ये जुड़ जाता है कि फिर उन महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा, जो सोशल सिक्योरिटी है उसका मुद्दा आ जाता है। बेसिकली ये होता क्यों है ये प्रथा? तो कई ऐसे बहुत गरीब परिवार होते हैं जिनके पास जीवन चलाने के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी बच्चियों को बेच देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बच्ची जो है वो विवाह करके ही तो जा रही है, लेकिन आगे चल करके वो जो फैमिली है जो उसको लेकर के जा रही है वो उसको किस तरीके से ट्रीट करेगी, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक तरीके से समाज में असुरक्षा जो है वो पैदा होती है। इस वजह से इस नाता प्रथा की स्क्रूटनी करने की बात की जा रही है। खास करके राजस्थान में आदिवासी ग्रुप्स और ग्रामीण जो समुदाय है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रथा में विधवा, परित्यक्त या तलाकशुदा महिला को भी भेज दिया जाता है, साथ के साथ में जो माइनर गर्ल्स होती हैं उनको भी क्या किया जाता है, विवाह करके और भेज दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाता प्रथा के बारे में कौन कौन से स्टेट्स हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है कोऑपरेशन विथ इंडिया टू सी मैनीफोल्ड इंक्रीज सेज नॉर्वेजियन एम्बेसडर। तो नॉर्वे जो है अभी हमने हाल ही में जो है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। कौन सी वो कंट्रीज़ है, 4 कंट्रीज़ है। ठीक है, जिसमें आयरलैंड आया है, आपका नॉर्वे है, उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड है और एक लिंग्विस्टन करके कंट्री है। ठीक है, तो इन 4 कंट्रीज़ के साथ में अभी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हमने साइन किया है। तो यहीं पर बात की जा रही है, नॉर्वे की जो एम्बेसडर है वो बात कर रही है कि
इस EFTA की वजह से भविष्य में जो है नॉर्वे की जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट है वो इंडिया में क्या करने वाली है, इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं और इसका आगे चल करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखने वाला है। ठीक है, तो ये तो हुई है एक तरीके से इकोनॉमिकल न्यूज़। हम थोड़ा यहाँ पर मैप देख लेते हैं नॉर्वे का। तो नॉर्वे बिल्कुल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यूरोपियन जो पूरा ये कंट्री है और यूरोप में ये बिल्कुल नॉर्थ पोल जो है हमारा उसके पास में ये दिखाई देता है, बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है वहाँ पर। यहाँ पर आपको इसके अगर कंट्रीज़ के बारे में बात की जाए कि इसके नेबरिंग कंट्रीज़, तो फिनलैंड के साथ में आपको थोड़ा बहुत ये सीमा साझा करते हुए दिखाई देगा। बेसिकली आइलैंड कंट्री है ये, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर आसपास थोड़ी सी लोकेलिटी देखें तो नॉर्थ सी के पास जो है वो आपको ये पूरा नॉर्वे दिखाई देगा। इसकी कैपिटल कहाँ पर है, तो ओस्लो जो है वो इसकी कैपिटल है। थोड़ा सा मैप जा करके इसको और अच्छे से देखिएगा। एटलस में इसके लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर अटलांटिक ओशन दिखाई देगा। तो अटलांटिक ओशन वाला जो पूरा एरिया है ग्लोब में, ये जो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, इधर अटलांटिक है, नीचे नॉर्थ साउथ अटलांटिक और फिर इधर आपको पैसिफिक, इधर आपको पैसिफिक दिखाई देगा। तो जो नॉर्वे है वो भी आपके अटलांटिक ओशन वाले एरिया में आता है, नॉर्थ सी के आसपास वाला एरिया है। इसकी कैपिटल ओस्लो है। आसपास में इसको कौन दिखाई दे रहा है, फिनलैंड है, इस तरीके से। और ये पूरा एक तरीके से आइलैंड कंट्री है। ठीक, तो इसको एक बार खुद से भी मैप में जा कर के देखिएगा। आगे चलते हैं, अब एडिटोरियल की बात कर लेते हैं। बात की जा रही है किसके बारे में, स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसको हमने डिस्कस किया है पहले भी। मुद्दा क्या था कि MP में एक जो कपल है जो कि इंटरफेथ जो मैरिज करना चाहता है। इंटरफेथ का मतलब क्या होता है कि 2 अलग अलग धर्म के लोग हैं जो कि विवाह करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग चलता है, हिंदू पर्सनल लॉ अलग चलता है। जितने भी विवाह तलाक से रिलेटेड मुद्दे होते हैं हर धर्म के हिसाब से उनके लिए अलग अलग कानून हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, जो कि क्या परमिशन देता है कि अगर कोई व्यक्ति है अपना धर्म छोड़े बिना किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करना चाहता है तो वो इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत क्या कर सकता है, विवाह कर सकता है और बिल्कुल लीगल माना जाता है उस शादी को भी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ होती है कि इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिमों के बीच में ये जो सामुदायिक एक तरीके से एक घृणा इतनी फैला दी गई है कि कई बारी कई फैमिलीज़ होती हैं जो लव जिहाद वाला मुद्दा हो जाता है, या फिर हिंदू फैमिलीज़ भी होती हैं जो नहीं चाहती हैं कि उनका बच्चा या बच्ची जो है वो मुस्लिम फैमिली में विवाह करे। तो उन बच्चों को जान का खतरा होता है, जो कि क्या करना चाहते हैं, उन लोगों को, उन कपल्स को जान का बहुत खतरा होता है, जो कि क्या करना चाहते हैं, इंटरफेथ मैरिज करना चाहते हैं। तो इसी को लेकर के हाई कोर्ट में जो ये कपल है वो गया था। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की थी कि जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता है, रजिस्टर नहीं हो जाता है, तब तक उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए। तो वहाँ के जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया। किस बेसिस पर डिक्लाइन किया, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए इस चीज़ को डिक्लाइन किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेथ जो मैरिज है वो परमिजिबल नहीं है। इस वजह से क्या है, हम परमिशन नहीं दे सकते, हम जो है एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो बेसिकली इसी एडिटोरियल में बात की गई है, यहाँ पर बोला गया है कि पर्सनल लॉ नॉर्म्स कैन नॉट बी यूज्ड इन इनवैलिडेट इंटरफेथ मैरिज। तो यहाँ पर बात की गई है कि आप पर्सनल लॉ का यूज़ करके, जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ है या फिर हिंदू पर्सनल लॉ है, उसका यूज़ करके आप इंटरफेथ मैरिज को इनवैलिड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक्ट बना करके इन सारी चीज़ों को शामिल किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इंटरफेथ मैरिज इज़ ऑल्सो अ वैलिड मैरिज। तो यहाँ पर ये जो पूरा मुद्दा है ये पूरा निकल के आया। ठीक है, तो इस वजह से ये जो एक्ट है वो चर्चा में रहा, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कल की मंथली वीडियो में जाकर के इसको देखिएगा, पूरे पॉइंट्स जो हैं, टॉपिक्स जो हैं, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। एडिटोरियल में बात की गई है, वो बोला जाता है ना कि जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड, मतलब कि अगर आप जस्टिस देने में देरी कर रहे हैं मतलब आप जस्टिस देने से मना कर रहे हैं एक तरीके से। तो बिल्कुल इसी तरीके का यहाँ पर निकल के आया है, एक तरीके से बात की गई है। इट इज़ एन ओल्ड प्रिंसिपल दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। ठीक है, तो लॉ को इग्नोर करके आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते, इसके बारे में बात की गई है। और जो कोर्ट है उसकी सीधे सीधे से यहाँ पर आलोचना की गई है। बेसिकली क्रिटिकली उनको एक तरीके से बोला गया है कि यहाँ पर सीधे सीधे जज का जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में, जहाँ पर ऑलरेडी सारे केसेस हैं, एक्ट है, सारी परमिशन है, उसके बावजूद भी जज ने उनको सिक्योरिटी देने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। इन सारे टॉपिक्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम चलते हैं अपने आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ।
बात क्या की जा रही है यहाँ पर, बात की जा रही है हेल्थ रेगुलेशन नीड अ बेस टू टॉप अप्रोच। जीएस पेपर 3 के जो हेल्थ सेक्टर है यहाँ से आपको इसको रिलेट करना है। मुद्दा तो एडिटोरियल बेसिकली बात किसके बारे में कर रहा है कि अभी रिसेंट में जितने भी फायर के केसेस हुए वहाँ पर सेफ्टी को लेकर के हॉस्पिटल्स की और रेगुलेशंस को लेकर के मुद्दे बहुत ज़्यादा उठे, लेकिन इस एडिटोरियल में बात की गई है कि केवल फायर सेफ्टी और उसका रेगुलेशन ही मुद्दा नहीं है, यहाँ पर मुद्दा और भी बहुत ज़्यादा इससे अलग हटके है। बात की गई है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ना होने की वजह से इस तरीके के केसेस निकल के आते हैं। साथ के साथ में यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो हमेशा इन दो हॉस्पिटल्स के बीच में एक तरीके से होड़ या टक्कर लगी रहती है कि कौन कितना बेस्ट है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, इस वजह से जनरली उनके ऊपर में लोग जाना पसंद नहीं करते। लेकिन ये भी बात है कि यहाँ पर हेल्थ ट्रीटमेंट ज़्यादा सही तरीके से मिलता है, तो वहाँ पर प्राइवेट जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स होते हैं उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि अगर बात की जाए, इस एडिटोरियल में बोला गया है कि गवर्नमेंट भेदभाव कैसे करती है। मान लीजिए कि अगर दो हॉस्पिटल्स हैं, एक आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, दूसरा एक तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मान लीजिए दोनों ही हॉस्पिटल्स ने किसी रूल को फॉलो नहीं किया है, जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं किया है, तो गवर्नमेंट का वहाँ एक्शन क्या होता है, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल का लाइसेंस सीधे रद्द कर देती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर ऐसा कुछ सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ होती है तो उसके लिए वो कमेटी बिठा देती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस तरीके का जो एक्ट में पॉलिसीज़ में भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो डीमोटिवेट होते हैं कहीं ना कहीं और फिर आगे चल करके बहुत सारे जो इनके इश्यूज़ निकल के आते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इनको लाइसेंसिंग प्रोसेस वगैरह के लिए इतना सफ़र करना पड़ता है, जो भी लाइसेंस है आपने इमीडिएट कोई गलती हुई और आपने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, साथ के साथ में अगर मान लीजिए लाइसेंस मिल जाता है इन्हें, तो फिर इनके ऊपर एक बर्डन होता है, क्योंकि लोग जो है वो एक तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो चीपर कॉस्ट में होता है, बहुत सस्ते दरों पे उनका क्या होता है, हेल्थ बेनिफिट उनको मिल जाता है। तो अगर यहाँ पर प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको एक तरीके से सही तरीके से लेकर के नहीं चला गया या उनको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, अपने जो रेट्स हैं वो बढ़ा देते हैं, जो भी क्लिनिकल सर्विस वो देते हैं उसकी वो रेट्स बढ़ा देते हैं। इस वजह से हमारे इंडिया में जो है हेल्थ ट्रीटमेंट वो और ज़्यादा महंगा होता चला जाता है प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें। तो इस वजह से बोला गया है कि जो गवर्नमेंट है वो जो पॉलिसी बनाती है, तो पॉलिसी बना देना ही केवल इनफ नहीं होता है, एक तरीके से उस पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई हैं, जिस तरीके से बात की गई है कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट है हमारे यहाँ पे 2010 का। तो ये जो 2010 का एक्ट है इसको बने हुए लगभग 14 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस क्लिनिकल जो एक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है इसको कई सारे स्टेट्स ने क्या नहीं किया हुआ है, अडॉप्ट नहीं किया हुआ है। तो सोचिए कि जो एक्ट जो है ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट का वो 2010 से बना है और 2010 से लेकर के 2024 लगभग 14 ईयर्स में भी अगर स्टेट्स ने इन एक्ट्स को, जो कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसको अडॉप्ट नहीं किया है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी। कमी कहाँ पर है, स्टेक होल्डर्स को लेकर के। इस एक्ट में जो क्लिनिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्लिनिक वगैरह इस्टेब्लिश करने को लेकर के जो परमिशन वगैरह दी गई है, उसमें जो स्टेक होल्डर है यानी कि जो व्यक्ति एक तरीके से हॉस्पिटल या क्लिनिक खोल रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लाइसेंसिंग देने का मामला आता है तो जो काम 1 महीने में हो जाना चाहिए था वो 3-3, 4-4, 5-5 महीने पेंडिंग रहता है लाइसेंसिंग को लेकर के। तो इस वजह से कई सारे स्टेट्स ने अडॉप्ट नहीं किया है इस क्लिनिकल एक्ट को। साथ के साथ में यहाँ पर बात की गई है कि 2017 में ही प्राइवेट सेक्टर के रेगुलेशन के लिए भी एक तरीके से कानून बने थे, लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर में इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया गया जिसकी वजह से कई सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो ओवर बर्डन हो गए या फिर उनको लाइसेंसिंग उनकी रद्द हो गई, या फिर क्या मुद्दा होता है कि वो उन्होंने अपना कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया हेल्थ सर्विसेज का, सो दैट जो भी उनका लगा हुआ है पैसा वो कहीं ना कहीं उनको वापस मिल सके। तो इस तरीके के यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में बहुत सारे लूप होल, बहुत सारी कमियाँ बताई गई है, जिसकी वजह से ये जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स है या फिर हेल्थ सेक्टर में जो कमियाँ निकल के समय समय पर आती हैं इसके बारे में बात की गई। ठीक है, तो आई होप आपको एक नया टेंजेंट मिला होगा कि क्यों हमारे यहाँ पे हेल्थ पॉलिसी इतनी अच्छी होने के बावजूद भी, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं हमारे यहाँ पे, फिर भी चीज़ें क्यों नहीं वर्क कर पा रही हैं।
यहाँ पर 2-3 चीज़ें बोली गई हैं कि किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो पहली बात तो बोला गया है कि प्राइवेट सेक्टर इज़ ऑल्सो नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी, देयर इज़ एवरीथिंग फ्रॉम सिंगल डॉक्टर क्लिनिक। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि अफोर्डेबल केयर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और प्राइवेट सेक्टर्स को भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ओवर बर्डन नहीं डाल देना चाहिए कि फिर वो क्या करे, अपने जो कॉस्ट है वो उसको बढ़ा दें। तो एक अफोर्डेबल एक तरीके से हेल्थ सर्विसेज मिल सके, इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनको भी थोड़ा सा लिबरलाइज वे में उनके साथ में भी बर्ताव करना चाहिए गवर्नमेंट को, सो दैट वो भी क्या कर सके, मार्केट के साथ में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हिसाब से अपना जो है हेल्थ सर्विसेज को लेकर के चले, सो दैट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल यानी कि एक तरीके से कम खर्चे में अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल पाए। फिर वहाँ पर ये मुद्दा ना हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। दूसरी बात बोली गई है रेगुलेटरी एक्सपेक्ट को लेकर के। यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट इज़ पॉसिबल लार्ज कारपोरेट, यहाँ पर बोला गया है कि लार्ज जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में नॉट बी फैसिल फॉर स्मॉलर क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स। तो यहाँ पर बात की गई है फिजिबल नहीं हो सकते हैं अगर मान लीजिए कि लार्ज जो हॉस्पिटल्स है या कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, बिल्कुल उसी की तरह आप सोचेंगे कि स्मॉलर जो क्लिनिक्स हैं उनकी भी लाइसेंसिंग में आप उतने ही पैसे ले रहे हैं या उनके ऊपर भी उतना ही बर्डन डाल रहे हैं, तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो आगे चल करके क्या कर पाए, उस क्लिनिक को कंटिन्यू कर पाएँ। फिर क्या होगा, वो क्लिनिक या तो बंद कर देंगे, कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, फिर से ओवर बर्डन हो जाएगा हेल्थ सेक्टर के ऊपर में। तो इन सारे एक्सपेक्ट्स को ध्यान में लेकर के चलने की ज़रूरत है। तो काफ़ी एक अच्छा आर्टिकल है जिसमें अलग अलग डायमेंशन पे बात की गई है, अलग चीज़ें कुछ निकाल करके लेके आए हैं ये, और साथ के साथ में वे फॉरवर्ड भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा मुद्दा। अब चलते हैं आगे, बात की जा रही है 4 मोर बॉडीज़ रिकवर आफ्टर ट्रैकिंग ट्रेजेडी इन उत्तराखंड। तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो है एक तरीके से ट्रेजेडी हुई, उसकी वजह से 13 सर्वाइवर जो है जो कि ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, ग्रुप गया हुआ था पूरा कर्नाटका से, और वो ग्रुप में से लगभग 8 लोगों की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो अभी जैसे तैसे उनको रेस्क्यू करके 4 जो लोग हैं उनको लेकर के आया गया है और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। लगभग 22 ट्रैकर्स जो हैं वो पूरा एक ग्रुप ही गया हुआ था। तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड वगैरह के केसेस बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, और अभी हमने देखा भी है कि जो केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा होती है या फिर अमरनाथ वगैरह की यात्रा होती है, तो एक ही बार में भीड़ इतनी ज़्यादा वहाँ पर हो जाती है कि फिर वहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है, ऊंचाई पर चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक तो रोड वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हादसे जो होते हैं। अब इसमें कमियाँ कहाँ पर निकल के आती है, प्रशासन के लेवल पे बहुत बड़ी कमी निकल के आती है कि एक बार में इतने बल्क में किसी को भी इतनी परमिशन नहीं देनी चाहिए वहाँ पर यात्रा करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो पूरा कहीं ना कहीं एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो उनको एक तरीके से इन सारी चीज़ों को ध्यान में दे करके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी टॉपिक्स थे काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पर क्लियर किया है, तो सबको आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है, नोटबुक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करके सब्सक्राइब करिए, और मंथली जो वीडियो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर भी करिए, सो दैट उसको अच्छा सा आउटपुट मिले, तब जा कर के हम उसको और कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज़ रिस्पॉन्स सही नहीं होगा तो फिर उसको कंटिन्यू करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ में। बाय बाय, शुक्रिया एंड टेक केयर।